नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपको बता सके कि निवेश क्यों करना जरूरी है, कैसे निवेश की स्ट्रैटेजी आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं और कैसे अपने फ्यूचर गोल्स को अभी से डिफाइन करके एक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपका किसी भी तरीके का सवाल है इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ तो आप योर मनी का हिस्सा बन सकते हैं अपने क्वेश्चन भेजकर। कई सारे तरीके हैं कैसे आप अपने सवाल भेजेंगे। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा ईमेल है हमारी yourmoney@nw18.com या फिर आप फेसबुक ट्विटर पर जाइए, CNBC आवाज़ के हैंडल पर अपने क्वेश्चंस वहाँ लिख दीजिए, #आस्कआवाज़ योर मनी लिखकर अपने क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए हमारे साथ हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के MD पंकज भटपाल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले हमेशा की तरह एक टॉपिक को पिक कर लेते हैं और आज हमने पिक किया है AMCs को, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दरअसल AMCs क्या होता है, AMCs का रोल क्या होता है इन्वेस्टर्स की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, AMCs कैसे मैनेज करते हैं फंड्स को, कई सारे सवाल हैं बेसिकली सबके मन में आते भी हैं। तो पहले बताइए कि AMC का रोल हमारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में क्या है, कैसे इन्वेस्टर चूज करे कि किस AMC का या किस फंड हाउस का फंड उसे खरीदना है, समझाइए। दीपाली जी नमस्कार। देखिए, जब म्यूचुअल फंड की बात होती है तो यहाँ पर दो एंटिटीज होती हैं। जो म्यूचुअल फंड होता है वो ट्रस्ट होता है और आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए या उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी पूरा ऑपरेशन, मार्केटिंग, ये सभी कुछ जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी है और वही मैनेज करते हैं। आपका एक्सपेंस कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कैसे मैनेज किया जा सकता है, हालांकि रेगुलेटेड है लेकिन विद इन दैट वो सब एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी होती है। और जैसा आपने कहा कि मतलब कैसे चुने, तो डेफिनेटली आपको उसका मैनेजमेंट, उसकी हिस्ट्री, उसकी एग्जिस्टेंस, कितने समय से वो मैनेज कर रही है, कैसे अपने फंड्स को मैनेज कर रही है, किस तरह के फंड्स वो लॉन्च करते हैं, ये सभी चीजें आपको देखनी चाहिए। ओके, अच्छा, अगर हम सेबी की बात करें या एमफी की बात करें तो इनका रोल क्या होता है AMC ऑपरेशंस में, या फिर कुछ स्पेशल गाइडलाइंस जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो सेबी ने, एमफी ने लेट डाउन की हैं विद रिगार्ड्स टू AMCs? बिल्कुल। देखिए दीपाली जी, ऐसा है कि सेबी रेगुलेटर है तो वो रेगुलेट करता है और इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करता है, उनके हितों का ख्याल रखता है। जो एमफी है वो इंडस्ट्री एसोसिएशन है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो इंडिया में जितने भी फंड हाउसेज हैं उनकी एक, जैसा मैंने कहा कि एसोसिएशन है एमफी। तो जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें एमफी के तहत एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है जिसे हम बोलते हैं एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो NISM का एग्जाम पास करके और फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे एमफी के पास। तब जो एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वही एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हैं, उनकी स्कीम्स को वो प्रमोट कर सकते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हुए हैं और जो सेबी है वो जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उन्हें रेगुलेट कर रही है। तो रेगुलेशन बनाने का काम सेबी का है, सेबी नियम तय करती है और एमफी जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को के लिए रूल बनाती है और साथ ही इन्वेस्टर्स के लिए भी, यानी कि यदि किसी की डेथ हो जाती है तो कैसे यूनिट्स को ट्रांसमिट करना है, इसके लिए एक ही यूनिफॉर्म रूल रहे, ये एमफी तय करती है। या समय समय पर कैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू कैसे होगा, सभी फंड हाउसेस के लिए एक ही नियम लागू हो, तो ये सब वो तय करती है। तो एमफी एक तरह से मतलब जो बिजनेस कैसे किया जाएगा उसके ऊपर काम करती है और इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना और साथ ही जो फंड हाउसेस हैं उन्हें रेगुलेट करना सेबी का काम है। ओके, चलिए, तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं। आपके फंड हाउस, हालांकि अगेन जब आप फंड्स ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए उसी AMCs की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही फंड हाउस आप ऑप्ट करें, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है आपकी AMC से जुड़ा हुआ। लेकिन चलिए सवाल करते हैं अब शामिल। प्रतिमा जैन पहली कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। प्रतिमा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? प्रतिमा प्लीज अपना सवाल पूछिए अगर आप सुन पा रही हैं तो। जी मैम, थैंक यू मैम, आपने मेरा सवाल लिया है।
बताइए मैम, मेरा क्वेश्चन है। बताइए प्रतिमा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, जैसे कि सभी कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा गोल नजदीक आता है तो हमें हमारा इन्वेस्टमेंट डेट फंड में शिफ्ट कर देना चाहिए धीरे धीरे। पर मेरा क्वेश्चन ऐसा है, जैसे हम एक्युमुलेशन करते समय इमरजेंसी फंड बनाते हैं, उसी प्रकार SWP के वक्त जब हमारा गोल पूरा हो जाएगा, SWP के वक्त भी हम हमारा जो एक्युमुलेशन हुआ है उसका 10% अगर इमरजेंसी फंड बना लेते हैं ताकि वोलेटाइल मार्केट के लिए, और 90% हमारा इक्विटी कंटिन्यू रखते हैं और हम मंथली SWP के द्वारा फंड यूज करें और हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से 10% SWP इंक्रीज करते जाए, तो ये स्ट्रेटेजी वर्क होगी क्या मैम? और मेरा पोर्टफोलियो कैसा है? ओके ओके, तो चलिए, काफी स्मार्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनफैक्ट पंकज जी इनका, कि टुवर्ड्स कंसीडरिंग एज, कंसीडरिंग आपका गोल होराइजन के नज़दीक जाके, जो आमतौर पे कहते हैं कि रिस्की एसेट से निकल के थोड़ी सी सेफ एसेट्स में जाना चाहिए, डेट फंड्स में जाएं, या जो स्ट्रैटेजी इन्होंने रेकमेंड करी जहां पर ये धीरे धीरे निकासी करती रहें, वो सही है। रही बात इनके पोर्टफोलियो की, तो 80,000 की इनकी SIP चल रही है, 85 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, ऑल्दो इनका 12 ईयर्स में 3 करोड़ का टारगेट है। फंड्स इनके बताएं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मेरे एसेट ब्लू चिप, कैनरा रोबोको टैक्स सेवर, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस ब्लू चिप, इन सभी फंड्स में तो 10-10 हज़ार रुपये महीना है। बाकी 20,000 डाल रही हैं क्वांट एक्टिव फंड में। इसके अलावा NPS, PPF, ये सारी ट्रेडिशनल प्लान्स भी हैं इनके पास। इमरजेंसी फंड भी इन्होंने 10 लाख का क्रिएट किया हुआ है, तो काफ़ी प्लान वे में चली हैं। बट बाकी आप बताइए इनके क्वेश्चन पर आपके सजेशंस। जी बिल्कुल प्रतिमा जी, ऐसा है कि आपने फंड का चुनाव भी सही किया है। ऊपर से 85 लाख ऑलरेडी आपके पास इकट्ठा हो चुके हैं। आपकी जो मंथली SIP जा रही है 80,000 रुपीज़ की, उसको यदि हम कैलकुलेट करें, मान लीजिए हम 12% से कैलकुलेट करते हैं, ये मान करके जो स्कीम आपने अभी रखी हुई हैं उनके हिसाब से इक्विटी के को ध्यान में रखते हुए, तो करीब 3 करोड़ 31 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं जैसे आपने कहा है 12 साल में। तो जो आपका टारगेट था 3 करोड़ का, उससे तो ऊपर होने की उम्मीद है। उसके अलावा आपके पास NPS भी है, आप PPF में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसका आपके पास एडिशनल कॉर्पस हो जाएगा। फिर बात यह है कि आपको अगर ये कहा आपने कि मुझे 50,000 रुपया महीना SWP करनी है, वो भी आसानी से यहां पर संभव है, आप उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकती हैं। लेकिन जो आपने भी कहा कि टोटल कॉर्पस का 10% आप रखेंगे कंटिजेंसी के लिए और बाकी इसी से SWP करेंगी, ये सही नहीं है। क्योंकि जब आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑप्ट कर रहे हैं तो उस वक्त पर मेरी राय ये होगी कि आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ऑलरेडी क्योंकि आपके पास पैसा भी इतना है कि ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है, जिस हिसाब से पैसा इकट्ठा हो रहा है जितनी आपको जरूरत है, तो आपको उस वक्त पर कंटिजेंसी की बात करेंगे तो लिक्विड फंड और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, उस तरह के फंड्स आपके पास होने चाहिए। और जहां तक सवाल है आपका SWP के लिए, तो उसके लिए आप बैलेंस एडवांटेज फंड, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इस तरह के हाइब्रिड फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और अभी तो खैर समय है, 12 साल की बात कर रही हैं आप, लेकिन आखिरी के 5 सालों में आपको धीरे धीरे करके हर साल इक्विटी से हाइब्रिड और डेट में स्विच करते रह जाना चाहिए। आपको पूरे 12 साल वेट नहीं करना है कि पूरे 12 साल यहीं रहेंगे और 12 साल के आखिर में आप स्विच करेंगे, वैसा नहीं। आखिर के 5 सालों में हर साल थोड़ा थोड़ा करके आपको स्विच करना चाहिए और आखिर में जब SWP होगी उस वक्त पर आपको हाइब्रिड फंड से SWP करनी होगी, इक्विटी से ना करें, ऐसी मेरी आपको सलाह है। ओके चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, गोल आप आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी जो आपने सजेस्ट की वो थोड़ी सी चेंज की है यहाँ पर पंकज जी ने, उसके हिसाब से चलें। अगले कॉलर दीप दास बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर। दीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा पोर्टफोलियो जो 4 फंड है, Edelweiss Mid Cap, for the Quant Active Fund, for the Nippon India Small Cap, Okay. for the SBI Small Cap. तो उसके ओके 30,000 रुपीज का एसआईपी चल रहे हैं। कॉन एक्टिव में 3,600 का एसआईपी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए फंड चला सकता हूँ क्या? जैसे इन्फ्लेशन बीट करके 1 करोड़ तक चाहिए, 1
1.5 करोड़। टारगेट 15 से 18। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। ओके मैम, बिल्कुल ठीक है, तो इनका क्वेश्चन आपने सुना। 30 इयर्स इनकी एज है, 12,600 की एसआईपी चल रही है। फिलहाल एसआईपी शुरू की है तो 1 लाख के आसपास की इनकी एक्यूमुलेशन है। 1.5 करोड़ का टारगेट ही लेके चल रहे हैं। अब क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? फंड्स इनके पास है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एडलवाइज मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और क्वांट एक्टिव फंड, जिसमें 3,000 से लेकर 3600 की इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। बताइए। बिल्कुल, देखिए दीपदास जी, कैसा है कि आपने स्मॉल कैप में 3 स्कीम रखी हुई हैं, तो आपका एक्सपोजर, अगर हम स्कीम की बात करें या टोटल अमाउंट जो है, टोटल जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, उसके हिसाब से 12,600 में से एक बड़ा अमाउंट आपका स्मॉल कैप में जा रहा है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। हालांकि आपका नजरिया बहुत लंबा है, 18 साल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन तो भी आपको थोड़े से बदलाव की मैं राय दूंगा। पर उससे पहले आपने जो अभी 1,10,000 करीब इकट्ठा कर लिया है और 12,600 की आप एसआईपी कर रहे हैं, तो 18 ईयर्स में यदि मैं 12% से कैलकुलेट करूं तो यहां पे करीब आपके 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन आपकी जरूरत है 1.5 करोड़ की, तो आपको हर साल 7 से 8% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तब ये अचीव होना संभव है। अगर हम 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो एक थोड़ा सा ये बदलाव है कि आपको इस स्कीम में थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल फंड मिसिंग है, तो आप क्या कीजिए, एक स्मॉल कैप फंड को आप रोक दीजिए और उसकी जगह पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड, इस फंड को शामिल कर लीजिए। तो एक स्कीम का बदलाव और साथ ही साल दर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। ये 2 सजेशन आपके लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई, उसके हिसाब से आप चलिए, अपने गोल को हासिल कर सकेंगे। थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। पोर्टफोलियो में एक ही स्मॉल कैप फंड आप रखिए, एक इंटरनेशनल फंड आप चुनिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का यूएस ब्लू चिप फंड आप चुन सकते हैं। साथ ही रही बात आपके एक्यूमुलेशन की, तो आप 1.5 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन कर सकेंगे इन 18 ईयर्स इस पोर्टफोलियो के साथ। अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है योगेंद्र सिंह ने। 44 साल इनकी उम्र है, 71,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। फिलहाल 41 लाख के आसपास की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इन्होंने 15 साल में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे, बेसिकली ये सवाल ये जानना चाहते हैं। अब बात करें इनके पोर्टफोलियो की, तो इनके पास जो फंड्स फिलहाल मौजूद हैं उसमें फ्रैंकलिन इंडिया फीडर है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, एचडीएफसी टॉप 100, एसबीआई स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक के फंड्स इनके पास मौजूद हैं। बताइए क्या सजेशन? यहां पर भी देखिए, यहां तो 3 है, क्वांट स्मॉल कैप भी है, एक्सिस स्मॉल कैप भी है और साथ में इनके पास एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी है। तो अगेन स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है अमाउंट के हिसाब से भी, तो मैं यहां पर भी सजेशन दूंगा कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम करना चाहिए। जहां तक सवाल है कि कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है, ऑलरेडी 41 लाख के आसपास हो चुका है और 71,000 की एसआईपी चल रही है। तो 15 साल में अगर हम 12% पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 करोड़ 38 लाख 3.38 करोड़ आपके इकट्ठा हो जाते हैं यहां पर। तो आपको एक तो यह है कि जो आपका गोल है वो तो काफी आप इकट्ठा कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, जो तीनों में से एक स्मॉल कैप फंड, और हो सके तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि क्वांट स्मॉल कैप फंड से निकल जाइए और उसकी जगह पर आप एग्जिस्टिंग फंड में ही, जैसे आपके पास मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है जो कि लार्ज मिड कैप फंड है, उस फंड में, और दूसरा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तो उस अमाउंट को जो आप स्मॉल कैप के एसआईपी रोकेंगे उसे आधा आधा इन 2 स्कीम में डिवाइड कर दीजिए। बस इतना आपको करना है, बाकी सब कुछ अच्छा है, अच्छे फंड से कंटिन्यू रहिए। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। और आपके फंड्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये वो फंड्स है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने की सलाह दी गई है। यहाँ पर 2,500 की आप एसआईपी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बाकी फंड्स देखें तो 3.5-4 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे इस इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड एक है जहां से आप निकल सकते हैं, ये सजेशन आपके लिए है। और बाकी आप फंड्स रख सकते हैं। ओवर एक्सपोजर किसी भी एक कैटेगरी में ना करें, या आमतौर पे हम बाकी सब इन्वेस्टर्स को भी इस शो के जरिए बताते हैं। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं, चलो वापस आते हैं। मनी पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। विवेक अगले और हमारे साथ कनेक्टेड हैं झांसी से। विवेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
मैम हमारा ये है कि हमारी उम्र जो है 47 ईयर्स हो गई और हमारा ये लक्ष्य 10-12 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का। तो कौन कौन से फंड्स हैं? अभी हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो कौन अच्छे फंड्स हैं, किससे बाहर निकले या किसमें और जो है जी। तो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं? नहीं, हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट तो है, कुछ हम और चाह रहे हैं कि जो अच्छे फंड्स हों उसमें आप जो है सजेस्ट करें हमें। तो अभी आपने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है? म्यूचुअल फंड्स में किया हुआ है या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऑल टुगेदर नया क्रिएट करना है आपको? नहीं, क्रिएट भी करना है, ऑलरेडी है हमारा। जैसे तो हम ये बता रहे हैं कि कुछ है हमारा पास, उसमें से हम किससे बाहर निकल जाएं, कौन सा अच्छे फंड। हाँ, बेसिकली 12 साल में 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं ये पंकज जी, और उसके लिए जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा क्रिएट करें। इनकी ईयर 47 ईयर्स ऑफ एज है। बताइए कौन से फंड्स का चुनाव करें और क्या सजेशन? बिल्कुल, देखिए विवेक जी, आप कौन से फंड से निकलना चाहते हैं वो तभी बता पाऊंगा अगर फंड्स के नाम पता होते। तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि नाम मुझे नहीं मालूम कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन जहां तक नए फंड्स का सवाल है और 1 करोड़ का लक्ष्य है 12 साल में, तो उसके लिए एक कैलकुलेशन अगर हम करते हैं कि 12% का रिटर्न हम उम्मीद करें कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो 21,000 की यदि आप SIP शुरू करते हैं अभी और हर साल उसे 10% से बढ़ाते रहते हैं, स्टेप अप करते हैं, तो आपके पास 12 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है। अब यहां पर क्योंकि ऑलरेडी आपने जो किया हुआ है उसको भी आप उसमें से एडजस्ट कर लीजिए। स्कीम्स की जहां तक बात है तो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, साथ में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एक रहेगा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ओके, तो आप क्रिएट कर सकते हैं पोर्टफोलियो। आपको 1 करोड़ हासिल करने हैं 12 साल में, तो उसके लिए आपको 21,000 की SIP करनी होगी। 21,000 की SIP के लिए आप चुन सकते हैं सिर्फ 4 फंड्स को, ज्यादा क्लटर्ड करने की जरूरत नहीं है। आदित्य बिरला का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। इन 4 फंड्स को चुने और इन 4 फंड्स के साथ शुरुआत करें 21,000 की SIP के साथ। और जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो या फिर टारगेट करके चलें कि हर साल 10% का एलोकेशन आप इंक्रीज करते रहें अपनी इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये सजेशन है। अगले कॉलर का सवाल लेंगे। सिद्धि शर्मा ने सवाल भेजा है, 40 साल इनकी उम्र है, 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान है, 2 से 3,000 की इनिशियली SIP शुरू करना चाहते हैं और इसके अलावा 60,000 की सेविंग्स भी है इनके पास। तो उसके लिए जानना चाहती है कि उसको लमसम कहीं लगा दें या SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें। इनिशियली 2 to 3,000 पर मंथ, 60,000 लमसम इनके पास है टू स्टार्ट विद 15 to 20 ईयर्स के होराइजन के लिए। बिल्कुल, देखिए सिद्धि जी, ऐसा है कि अगर 2 से 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो बहुत सारे स्कीम्स की जरूरत नहीं है। एक आप एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, इसमें SIP कीजिए 2,000 रुपए की, और ये एक लार्ज एंड मिड कैप है तो आपको दोनों में एक्सपोजर मिल जाएगा। साथ में 1,000 रुपए आप आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसमें कर सकते हैं। तो यहां पर आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड, ये तीनों एसेट क्लास मिल जाएंगे। तो 2 स्कीम में आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन और साथ में डाइवर्सिफिकेशन, ये सब हो जाएगा। अब जो 60,000 रुपए लमसम है उसके लिए, हालांकि लमसम करने हैं पर मैं कहूंगा कि मार्केट में तेजी है, तो आप इसे इन्वेस्ट कीजिए ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। और ये फंड हाइब्रिड फंड है, इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट होगा। और इसमें भी आप एक साथ करने की बजाय अगर 60,000 करने हैं तो 20-20 करके 3 वीक में इन्वेस्ट कर लीजिए, या 15-15 करके 4 वीक्स में इसको इन्वेस्ट कर लीजिए। अपने हिसाब से 4 वीक में डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से ये लमसम पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। और साथ में SIP की राय मैंने दी है, और समय के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए। ओके, तो 15 to 20 इयर्स के होराइजन के लिए इनिशियली आप 2 फंड्स के साथ शुरुआत करें, जिसमें एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में 2,000 की SIP कर सकती हैं। आदित्य बिरला मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आप 1,000 की SIP करें। एक मुश्त निवेश जो आप सोच रही हैं उसको भी आप 4 बार में करें, यानी थोड़ा थोड़ा इन्हीं फंड्स में डाल सकती हैं। ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, वो आप चुन सकती हैं। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है। लमसम जो आपको करना है उसके लिए ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज को सुने। 60,000 आपको करने हैं तो 10,000 या 15,000 के आप 4 डिविजन्स कर लीजिए और थोड़े थोड़े टाइम में उसको इन्वेस्ट करती रहिए, लमसम डालने की बजाय। SIPs के लिए 2 फंड्स आपको सजेस्ट कर दिए गए हैं, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और आदित्य बिरला का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। लेकिन
ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी नहीं होगी। कोशिश कीजिए कि हर साल इन्वेस्टमेंट आप अपनी इंक्रीज कर सके म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में। आप पूछ रहे थे पंकज जी के टॉप 4 फंड्स जिनके साथ आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और ऑल टुगेदर एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। बताइए पंकज जी। बिल्कुल दीपाली, मैंने वैसे सवाल के उत्तर में भी पहले बताया कि कुछ फंड्स के नाम बताए। उन्हीं में से मैं कहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फंड है। मतलब हर तरह के मार्केट कैप और हर तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, अगेन इक्विटी, डेट, गोल्ड, रीट्स, इस तरह का इसका इन्वेस्टमेंट रहता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और साथ ही एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये 4 फंड्स के साथ में आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए लंबे समय के लिए। ओके, चलिए, तो ये 4 फंड्स है, नोट कर लीजिए। आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला मल्टी एसेट एलोकेशन, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये टॉप 4 फंड्स है जिनके साथ आप इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। सवाल इतने ही लेंगे। शुक्रिया पंकज जी आने के लिए शो में, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबर जारी है।